कभी करती हैं मुलाकातें, कभी करती हैं मुलाकातें, कभी यादों में बरसातें, किताबें करती हैं बातें, किताबें करती हैं बातें। मन की गहरी झील में कूद जाती हैं कभी, सोच के दरिया के संग संग बहती जाती हैं कभी। चाहे शाम हो या हो रातें, किताबें करती हैं बातें। नमस्कार, किताबनामा में आपका स्वागत है। आज हमारी मेहमान है मृणाल पांडे, जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है और जिन दो पुस्तकों का अनुवाद उन्होंने, एक का हिंदी से अंग्रेज़ी में और एक का मराठी से अंशतः अंग्रेज़ी में किया है, वो दोनों 1857 की उस घटना से जुड़ी हैं जिसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। कोई उसे गदर कहता है, अंग्रेज़ औपनिवेशिक शासक उसे म्यूटिनी कहते थे, और जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो वो भारतीय स्वाधीनता संग्राम की पहली चिंगारी कहलाती थी। और आज ये ऐतिहासिक घटना हमारी जातीय स्मृति में एक मिथक के रूप में तो जीवित है, मगर इतिहास में इसका क्या महत्व है, कौन से वो दस्तावेज हैं जो इसकी यादों को सुरक्षित रखे हैं, इसको लेकर एक लंबी बहस है। एक रोचक पक्ष ये है मृणाल, इसको सुनकर थोड़ा मतलब आपको मज़ा आएगा, कि जो सबाल्टर्न हिस्ट्री के जनक माने जाते हैं रुद्रांशु मुखर्जी, वो जब इसमें से एक किताब का समीक्षा कर रहे थे तो उन्होंने कहा इतिहास ये शायद नहीं है, पढ़ने में रोचक है। मगर मुझे लगता है कि जो इतिहास की परिभाषा सबाल्टर्न इतिहासकारों की है, आम आदमी की नज़र से इतिहास की उथल पुथल, उसका जैसा चित्रण इन दो किताबों में हुआ है वो असाधारण है। मगर मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है जो पेशेवर इतिहासकार होता है वो गैर पेशेवर आदमी की लेखक की दखलंदाजी अपने क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो मैं सबसे पहले तो शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि आप अंग्रेज़ी साहित्य की विद्यार्थी रही हैं, आपने पढ़ाया अंग्रेज़ी साहित्य है, हिंदी की आप लेखिका हैं, तो ये इस ऐतिहासिक विषय की पुस्तकें चुनकर, और एक नहीं दो माझा प्रवास का अनुवाद और इसके पहले रदर के फूल का अनुवाद, ये करने की आपको सूझी क्यों? ये पहली वाली किताब माझा प्रवास का जो मैंने अनुवाद किया, उसकी दो वजह थी। एक तो ये कि मेरी माँ के बहुत अच्छे मित्र थे अमृतलाल नागर जी, और उन्होंने जब माझा प्रवास का हिंदी में अनुवाद किया तो वो मेरी माँ को पुस्तक देने जब आए तो मैं भी बैठी हुई थी, तो उन्होंने मुस्कुरा करके कहा किसी दिन तुम इसका अंग्रेज़ी में भी अनुवाद कर देना। बहुत साल पहले की बात है, बात आई गई हो गई, लेकिन कहीं मन में थी। दूसरी बात तब हुई जबकि 1857 की 150वीं शती मनाई गई और बहुत सारे लिखाड़ और बड़े बड़े इतिहासकारों ने किताबें छापी, और बार बार मुझे ये सुनने को मिला कि भारतीय भाषाओं में, खासकर हिंदी पट्टी में, अपना इतिहास लिखने की कोई परंपरा नहीं है, लोगों को रुचि नहीं है, ये लोग सब गो पट्टी के सीधे सादी छुट भइये लोग हैं और इतिहास के क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों से अधिक इनकी हैसियत नहीं ठहरती है। ये बात मुझे कहीं बहुत गहरे से चुभी, और मैंने अपने प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स से बात की कि भैया आप देखिए कि अगर माझा प्रवास का मैं अनुवाद करूं, क्योंकि इसका अभी तक अंग्रेज़ी में अनुवाद नहीं हुआ है। और मैंने फिर अपने एक मित्र से इसकी मूल प्रति मंगाई, और इसके 2-3 वर्जन्स मुझको मिले, जिसमें से कि जो सबसे प्रामाणिक वर्जन था, जो इतिहास संशोधक मंडल की तरफ से प्रकाशित था, उसको मैंने अपना लक्ष्य बनाया और अनुवाद किया। अनुवाद करने लगी तो मुझे लगा कि ये किताब तो सरसरी तौर से पढ़ने में जैसी है उससे कहीं अधिक विलक्षण है, क्योंकि दो भिखमंगे, लिटरली वो खुद अपने को कहते हैं कि वी आर बेगर्स, दो भिखमंगे ब्राह्मण जाति के उत्तर भारत आए, जिसे वो ब्रह्मावर्त कहते हैं, और वहाँ उनका इरादा था कि बहुत सारे मराठा राजा हैं, उनके शासकों के दरबार में जाकर के कुछ यज्ञ आदि करेंगे और पैसा कमा लेंगे। वो दुर्भाग्य से पहुँचे मऊ, और जो कहते हैं ना कि निकलते वक्त मक्खी छींक गई, मऊ पहुँचे और गदर शुरू हो गया। उनके जो सजाती बिरादर उनको मिले, उन्होंने उनसे कहा भैया उल्टे पाँव लौट जाओ। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं लौट सकते हैं, गांव वाले हंसी उड़ाएंगे, अभी तो पूरा गांव हमको विदा देने आया था। लिहाजा फिर उन्होंने इसमें धंसने की ठानी, और जो उनके विलक्षण अनुभव है वो लोमहर्षक भी हैं और विलक्षण भी हैं, हंसी भी जगाते हैं और त्रासदी भी दिखाते हैं। एक बात मेरे मन में कुतूहल पैदा होता है, ये कुतूहल और समीक्षकों ने भी कहा है कि ये जो वर्णन है एक स्तर पर तो ये आंखों देखा बयान बखाने गदर का, मगर कहीं ना कहीं एक यात्रा वृत्तांत जैसा आपने कहा उन दरिद्र भिक्षुक ब्राह्मणों का है जो ब्राह्मण परंपरा का निर्वाह कर रहे थे, भिक्षान्नम देही वाली, और वो बाहरी लोग थे जो, चाहे वो मालवा की भूमि हो या ब्रह्मावर्त हो,
तो एक तरह से परदेसी थे, ये विदेशी यात्रियों का वृत्तांत भी है। तो कहाँ तक ये एक तरह की डायरी है, कहाँ तक ये क्रॉनिकल है, और कहाँ तक इसमें उस नमक मिर्च मसाले का पुट है कि जब वो वापस लौटेंगे तो वो मेगास्थनीज हों जो इतनी बड़ी बड़ी चींटियों का बखान करते हैं, जो गाय बराबर थी, जी। या मार्को पोलो हो। हर विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में कुछ रस के लिए भरा है। हाँ। तो ये काल्पनिक कल्पित कथा कहाँ तक है? अब देखिए, अब ये तो ऐसी बात है, अंदरूनी बात, आप भी लिखते पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जब भागवत कथा सुनाते हैं सुखदेव महाराज, तो उसमें कहते हैं कि ये जो आपको मैं फल दे रहा हूँ ये सुख मुख द्रव संयुतम, मतलब तोते की जुबान का जो उसमें जो उसके मुंह का रस है उससे युक्त है। तो हर किस्सा कहने वाला अपनी ओर से कुछ जोड़ देता है। ये सही है कि ये दोनों ब्राह्मण लोग थे और उत्तर भारत से लगभग अज्ञानी थे, हिंदी भी बहुत कम बोलते थे, बड़ी मुश्किल से समझते थे और बोलते थे, लेकिन ये पढ़े लिखे विदग्ध लोग थे। और जो इनके अनुभव हुए उनको इन्होंने, और अद्भुत किस्सा गो थे, जो इनको अनुभव हुए वो वापस आके गांव में लोगों को सुनाते थे। तो इन्हीं के एक क्लाइंट थे चिंतामणि वैद्य, उन्होंने उनसे कहा कि भैया तुम तो इसको लिख डालो। अब इन्होंने लिख तो दिया, उसके बाद इनको डर लग गई कि अंग्रेज़ लोग बदला लेंगे अगर ये बात जाहिर हो गई कि ये तो रानी झांसी के घर में छिपे हुए थे जब उजाड़ा गया, और ये तो ग्वालियर किले में मौजूद थे जब वहाँ पर आक्रमण हुआ। तो इन्होंने कहा कि भैया ये छापना नहीं है। तो वैद्य को इन्होंने मूल पांडुलिपि दे दी और कहा कि मैं मर जाऊं तब छापना। तो ये 1907 में जाकर के छपी है और किताब। तब जब छपा तो उन्होंने इसको एक उपन्यास कादम्बरी के रूप में प्रकाशित कराया। उनको भी ये भय था कि अंग्रेज कहीं इसको ये एक तरह का राष्ट्रद्रोह समझ करके हमको कोई यातना न दें। तो लेकिन बात को 1947 में जब इतिहास संशोधक मंडल ने अपनी सामग्री बटोरना, मूल सामग्री बटोरने का सुंदर प्रयास शुरू किया, तब उनको जो मूल प्रति थी वो मिली। उन्होंने कहा अरे इन्होंने तो इसको बिल्कुल ही रूप बदल दिया है। फिर उन्होंने मूल प्रति को छापा और उस मूल प्रति में उन्होंने इनके थोड़ा सा वंश वृक्ष भी दिया, थोड़ा सा इनके बारे में जानकारियाँ भी दी। तो ये उस ज़माने 19वीं सदी में एक्चुअली ये था कि भारतीय भाषाओं की शिक्षा और पैसे का साथ छूट गया था, जो अभी तक चला आ रहा है। यानी कि आप अगर अंग्रेज़ी जानते हो या अगर आप राजदरबार की भाषा फ़ारसी जानते हो दिल्ली की, तब तो आप कमा खा सकते थे। लेकिन यदि आप मराठी में या हिंदी में या किन्हीं बोलियों में लिखते पढ़ते थे तो आपके लिए भिक्षावृत्ति करना बहुत कठिन नहीं। असल में मुझे इस किताब से परिचित कराया था मेरे दिवंगत मित्र गोविंद देशपांडे ने। जी। और उन्होंने कहा था कि यदि तुम आंखों देखा गदर पढ़ो, तो माझा प्रवास पढ़ने की क्षमता मेरी मूल मराठी में नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि अमृतलाल नागर जी का जो अनुवाद अगर तुम देख लोगे तो तुम्हें उस वक्त तुम्हारे इलाके में हिंदी की जो गोबर पट्टी है उसको तटवर्ती इलाके से आने वाले प्रगतिशील लोग तब कैसे देखते थे। तो मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि इन दोनों किताबों के बीच में एक रिश्ता भी है कि नागर जी ने माझा प्रवास का हिंदी में अनुवाद किया, और इसका एक और पक्ष है, आपने कहा कि मूल प्रति उपन्यास के रूप में छपी और फिर एक इतिहास संशोधक मंडल ने प्रामाणिक संस्करण छापा। मगर जो प्रामाणिक संस्करण छापा तो क्या उसमें वो सारे अध्याय सलामत थे जिनको अंग्रेजी मुहावरे में बाउंड्राइज कहते हैं कि जब ये ब्राह्मण गणिकाओं के पास जाते थे, बड़ा मजा करके आते थे, काम भोग के आते थे, धर्म अर्थ बाद में छूटता था, तो वो सारे उल्लेख उसमें हैं। जी, ये उसमें रोचक बात यह है कि उन्होंने उसमें सेमिनल काम ये किया कि जो मूल पांडुलिपि थी उसको तमाम तरह के निंदा का रिस्क उठाते हुए जस का तस प्रकाशित किया। और अच्छी बात है कि उस वक़्त उस विघ्न संतोषी किस्म के वो लोग नहीं थे जो कि नैतिकता के आधार पर इसको जलाने की मांग करते। बहरहाल किताब एक अपने आप में मील का पत्थर थी। और मुझे बहुत अचरज है कि इतने दिन तक किसी भी मराठी जानने वाले व्यक्ति ने इसका अंग्रेज़ी में अनुवाद करने की क्यों नहीं सोची। ये एक विलक्षण पुस्तक है। नागर जी ने जो अनुवाद किया है उससे इनका ये भी जुड़ा हुआ है, बल्कि मेरे पास उनके पुत्र का लिखा हुआ एक बहुत लंबा पत्र है जिसे कि मैंने प्रस्तावना के रूप में अंग्रेज़ी में अनुवाद करके दिया है। उनका ये कहना है कि उनके पिता को गदर में तब से रुचि थी जब अपनी ननिहाल में इलाहाबाद में थे, और उनके यहाँ एक पुराना नौकर और उनकी नानी मिल के उनको गदर के किस्से सुनाते थे। और उनका ये कहना था कि सामने जो कंपनी बाग है, रात को वहाँ सियार नहीं रोते हैं, ये गदर में मारे गए लोगों की आत्माएँ रोती हैं। तो तभी से उनके मन में यह था कि कभी इस कहानी को मैं लिपिबद्ध करूँगा। और उसके बाद उन्होंने जब ये जमा करना शुरू किया तो उनका मन आया कि 3 उपन्यास सिलसिलेवार लिखे जाएं इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस इतिहास के मोड़ को लेकर के। तो इस तरह से उन्होंने फिर 1957 में गदर के ठीक 100 साल बाद अपनी पुस्तक गदर के फूल
यानी गदर के फूलों का बिनना जिसे कहते हैं, अस्थियां चुनी एक तरह से। अस्थियां चुनी, और उसमें उन्होंने अब तत्कालीन अवध के सारे गांवों में घूम घूम करके गांव वालों से मालूमात बटोरी कि उनको उनके परिवार से गदर के बारे में क्या जानकारियां दी गई, किस तरह की कहानियां, आल्हा, कविताएं, किस तरह के उस समय की जो भी उल्लेख हैं या जो जातिगत वंशावलियां हैं उसमें किस तरह से इसको देखा गया है, उस सब का ये उल्लेख। आपने बड़ी रोचक बात कही कि जो मैं शुरू में कह रहा था कि मिथक के रूप में आज भी हमारी स्मृति में 1857 जीवित है। अगर आप नैनीताल की याद करें तो धार की टूनी है जो फांसी का गधेरा कहलाता है, फांसी कि गधेरा। 1857 में रामदेव साहब ने कैसे लटकाए थे लोग जो जोगी शायद नेपाल भागने जा रहे थे आदि आदि। मगर कुछ लोगों ने अंग्रेजों का पक्ष लिया 1857 में, बहुत कम ने, और अधिकांश ने बागी रहे। कुछ को इनाम मिले, कुछ को सजा फांसी की मिली, कुछ तोप से उड़ाए गए। तो उन सभी के वारिसों में अलग अलग स्मृतियां अपनी अपनी तरह से, कि हम रईस कब बने, जमींदार कब बने, राजा एक कब बड़ी बने। रोचक चीज नागर जी के विवरण से मुझको पता चली, वो ये कि राजपूतों ने एक बहुत बड़ी गुप्त कॉन्फ्रेंस की थी गदर से ठीक पहले, बगावती बनने से ठीक पहले। उसमें ये तय किया गया कि अधिकतर जो छोटे राजे रजवाड़े हैं वो तो बगावतियों का साथ देंगे, 4-5 घराने ऐसे हैं जो जानबूझ करके अलग रहेंगे ताकि जब इन पर खैर टूटेगा, अगर ये हार गए, तो ये जो घराने हैं, इन जो हलाक हुए जो शहीद लोग हैं उनके परिवारों को पालते पोसते रहेंगे। और ये उन्होंने किया भी। जैसे राजा बलरामपुर थे, उनके बारे में लोग कहते हैं कि उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, लेकिन उनको बाकायदा इंस्ट्रक्शंस पत्र हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उनके जाति बिरादरों की तरफ से कि आप हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों की देखभाल कीजिएगा। इसी तरह से महदौना के राजा साहब हैं, उनको भी ये इसी, तो 4-5 इन्होंने अपने लिए जिसे कहा जाए सोशल सिक्योरिटी नेट तैयार कर रखे थे जो कि इनको मिल करके बचा रहे थे। इसके अलावा एक मज़े की चीज़ ये मैं देखती हूँ कि 1957 का गदर एक ऐसा बिंदु था जबकि एक पूरा पुराना जो जिसे कहा जाए राजकाज का शैली, राजकाज करने वाले परिवार ये मिट गए और लगभग 2014 की ही तरह एक नई पॉलिटिकल और लैंडेड एलीट सामने आ गई। हम लोग इसकी तरफ लौटेंगे, मगर मुझे मुझे सवाल और कुलबुलाता रहता है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास था झांसी की रानी, और एक कविता थी जो आज तक पाठ्यक्रम में अमर है, सुभद्रा कुमारी चौहान की, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, आदि आदि। तो उसी की एक पंक्ति जो अब भुला दी जाती है वर्तमान राजनीति में कि तब सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनमानस में, लोकमानस में जो 1857 था उसको हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लेखन में तो सुरक्षित रखा गया, मगर वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी के वर्चस्व के कारण उस साहित्य का, चाहे वो आला हो, आला का आपने जिक्र किया, तो हारे हुए लोगों के मन में वीर रस का संचार करने के लिए हारे हुए युद्ध की याद भी प्रेरक हो सकती है। हाँ, जैसे इसमें राजा हरिबख्श सिंह का वर्णन है कि उनके हाथ में सोने की मुद्री और उनके आगे सबंगरी लगे छुछुंदर और विलायत से में चिल्लाएं कि हाय हाय राजा इतना बली है, हम तो हार जाएंगे। इस आशय के आला हैं, इस आशय के गाने हैं। तो लोग किस तरह से अपने शौर्यवान लोगों को याद रखते हैं, भले ही वो हार गए हों, ये अपने आप में एक अजीब चीज़। जैसे नाना फडणवीस का ही व्यक्तित्व है, इसमें दोनों ही पुस्तकों में, विष्णु भट्ट की पुस्तक में उनका साश्रु जिक्र है और बहुत तारीफ उनकी की गई है। अंग्रेज़ों के जो विवरण मैंने पढ़े उसमें अधिकतर में नाना फडणवीस को एक मोटा थुलथुल शख्स बताया गया है जो कान पूंछ दबा के बिठूर में आ गया था और वहाँ लगभग नज़रबंद था, और जब उसको मौका मिला तो उसने बगावत कर दी। लेकिन गदर के फूल में जो गांव वालों की स्मृतियाँ हैं नाना से जुड़ी हुई, और ये माना जाए कि नाना मराठी थे, वो उत्तर हिंदी पट्टी के नहीं थे, लेकिन जिस स्नेह और कृतज्ञ भाव से गांव वाले उनको याद करते हैं, और फिर उन्होंने उनके मिथक गढ़ रखे हैं कि उनका कहना है कि नाना मरे नहीं हैं। नैमिषारण्य में कोई सज्जन आके रुके, उन्होंने कहा वो गोरे गोरे थे, उनके पास एक तलवार थी रत्न जटित, और वो जरूर नाना थे। बाद में ये फिसकी अनुगूंज सुनाई दी कि सुभाष जीवित हैं, सुभाष लौट के आ गए, लगभग बस वही बात है कि जिनको जनता टूट कर प्यार करती है उनकी मृत्यु की वो कल्पना नहीं कर सकती है, और अवतारवाद के तहत उसके अनेक मिथक गढ़ लिए जाते हैं। एक परिवार है जिसमें कि उन्होंने वादा किया था कि जब भी तुम्हारे परिवार का अंतिम संस्कार होगा ये मंत्र पढ़ना, मैं आ जाऊंगा। और उस परिवार के वारिसों का कहना है कि जब हम अपने भाई की क्रिया करने के लिए गया, हमने मंत्र पढ़ा और नाना आ गए।
तो ये बहुत मर्म को छूने वाली और मानवीय चीज़ें हैं। अब आप बताइए अकादमिक इतिहास में इसको क्यों न शुमार किया जाए? नहीं, मैं आपने एक बात और बड़ी रोचक कही कि अकादमिक इतिहास सिर्फ तथ्यात्मक नहीं होता, विश्लेषणात्मक है, एक परिवेश को जीवित करता है, समझने का मौका देता है किस माहौल में आज 2014 जैसा है। बारबरा टकमन ने एक पुस्तक लिखी थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जिसकी सदी है इस वर्ष की डिस्टेंट मिरर, तो एक दूर का दर्पण होता है जिसमें आज हम अपना चेहरा धूल साफ करके देख सकते हैं। आप कुछ देर पहले चर्चा कर रही थी कि राजपूतों की एक सभा हुई थी, आपने भिक्षुक ब्राह्मणों का जिक्र किया, कुछ मुसहर भी थे, कुछ भूमिहीन कृषक भी थे, कुछ दलित भी थे, हिंदू मुस्लिम एकता का आपने जिक्र किया। तो इसमें 1857 के अनुभव के बाद जो अंग्रेजी औपनिवेशिक इतिहास लेखन हुआ वो फूट डालो और राज करो की नीति वाला था। बिल्कुल, मगर उसके पहले एक एकता हिंदुओं मुसलमानों में थी, एक एकता ऊंची जाति तथाकथित और दलितों के बीच में एक तरह का जजमानी का रिश्ता था। और जो आपने भिक्षुक ब्राह्मणों की बात की जो शायद भाषा नहीं जानते थे, मगर एक संस्कृत भाषा और हिंदू धर्म ने इस देश को एक ताने बाने में बुना था कि अस्थियां चुनकर विसर्जित करने आदमी हरिद्वार जाता है, गया श्राद्ध करने जाता है। एक अद्भुत विवरण देते हैं विष्णु भट्ट कि उनको सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया था और उनको सुबह सूली पर लटकाने वाले थे। तो रात को ये चचा भतीजे ने मिलकर के सैनिकों को श्लोक सुना करके सम्मोहित कर लिया और कहा कि हम तुम्हारे हथेली पर तुम्हारा भाग्य पढ़ सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। अंततः गत्वा इन्होंने इनको छोड़ा ही नहीं, 5-5 रुपये दक्षिणा भी दी कि भैया तुम जाओ, तुम ब्राह्मण आदमी हो, ब्रह्म हत्या का पाप अपने ऊपर नहीं। तो ये भारतीय मन जो है, जो भारतीय संस्कार हैं, वो इसमें बोलते हैं और कहीं ना कहीं उनका समावेश हमारे इतिहास में होना चाहिए, एक प्रतिगामी तौर से नहीं लेकिन एक सत्यवादी तौर से। जैसा आपने कुछ देर पहले कहा कि आज 2014 में आदमी को लगता है कि एक आइडिया ऑफ इंडिया नष्ट हो रहा है, एक आइडिया ऑफ इंडिया है जो नेहरू की देन है, जो नेहरू गांधी परिवार की देन है। मगर कहीं ना कहीं एक भारत था जो 7 पवित्र नगरियों का था, 7 पवित्र नदियों का था, जहाँ 4 धाम थे, जिसका ब्राह्मणत्व एक हिस्सा था। मगर मुझे लगता है कि क्यों हम ये स्वीकार न करें कि भारत की एक पहचान थी जिसमें महाराष्ट्र का दरिद्र ब्राह्मण अपने भाग्योदय के लिए गंगा जमुना की गोबर भट्टी में पहुँचता था, सलामत गदर के बाद लौट जाता था। गुजरात का ब्राह्मण नागर जी वो मथुरा आए, मथुरा से फिर वो लखनऊ जाके बसे, लखनऊ से वो मुंबई की फिल्म नगरी में गए जीवन यापन के लिए, फिल्मों के लिए उन्होंने लिखा, डायलॉग्स उन्होंने लिखे, फिल्मों के लिए डबिंग उन्होंने करी, फिर वो वापस लखनऊ आए। तो भारत में जो मोबिलिटी है, संचरणशीलता है, वो गज़ब की रही है। हम लोगों ने इसको देखते हुए भी अनदेखा किया है और हम ये मान के चलें आरसी मजुमदार की तरह कि सारे भारतीय ठस लोग हैं, बैठे रहते हैं, या कि वीएस नायपॉल की तरह हम ये मान लें कि भारतीय दैववादी होते हैं। अगर दैववादी होते अपना गांव छोड़ करके हज़ारों मील दूर पैदल यात्रा करके डाकुओं से कई बार लुटते पिटते ये चचा भतीजे क्यों उत्तर भारत आते? नागर जी ने जो आंखों देखा कदर का चित्रण किया है उससे भी यही दिखाई देता है कि गांव वालों को बदस्तूर मालूम था कि अंग्रेज़ी सेना के पास बेहतर हथियार हैं, उनकी बेहतर ट्रेनिंग हुई है, हमारे लोगों के पास कुछ नहीं है। पर कुछ चीज़ थी कि उनको लगा कि अब तो हमको जूझना ही है। न सिर्फ वो खुद जूझे, उन्होंने अपने राजे रजवाड़ों को दबाव डाला बाकायदा कि अगर तुम नहीं करोगे हम तुमको काट डालेंगे। ये वक्त है जबकि देश के लिए लड़ना। हिसाब से बहादुर शाह जफर बने थे पता चला। तो जो भारतीय जो जैसे गांधी जी के बाद मेरे ख्याल में भारतीय मन की वो अतल गहराइयाँ टटोलने का काम सिर्फ साहित्य ने किया है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह के साहित्य को एक ऐसी भाषा में अनुवाद किया जाए जिससे कि लगभग सभी पढ़े लिखे भारतीय अब समझ सकें, ये बहुत ज़रूरी है। बल्कि मुझे लगता है और भी बहुत सारी खोजने से मिलेंगी किताबें। की बात की तो मेरे मन में ये कुतूहल है कि आपने दोनों पुस्तकों का अनुवाद किया है तो, और बहुत ही समर्थ लेखनी के धनी नागर जी थे, उपन्यासकार थे। इन दोनों के अनुवाद अंग्रेजी में करते वक्त एक तो आपके लिए ज़रूरत थी कि ये ऐसी प्रामाणिक महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो हिंदी से इतर पाठक के तक पहुंचनी चाहिए। मगर आंखों देखा गदर का माझा प्रवास का एक अंग्रेजी अनुवाद पहले भी हो चुका है जो श्रीमती गोखले ने किया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस नहीं, वो इस मेरे अनुवाद के बाद छपा है। नहीं, मगर मेरा कहना है कि अनुवाद उसका तो अंग्रेजी में सुलभ था मगर गदर के फूल का तो था ही नहीं। अंग्रेजी में मेरे लिए सुलभ नहीं था। जब मैंने किया तब तक अंग्रेजी में कोई अनुवाद नहीं किसी हुआ भी था, पाठक के लिए सुलभ नहीं। बल्कि जब उन लोगों को पता चला कि ये अनुवाद हो रहा है तो उन्होंने उनको अनुबंधित किया कि भाई उनका अनुवाद छपे उससे पहले आप अनुवाद छापिए। तो ये अंतर कथाएं, लेकिन वो छपा। लेकिन ईमान की बात यह है कि जब मैं अंग्रेजी में अनुवाद कर रही थी, इस पुस्तक का कोई अंग्रेजी अनुवाद नहीं था। हिंदी में नागर जी के अतिरिक्त एक बहुत अच्छा अनुवाद और मधुकर उपाध्याय का
सुलभ था, वो अच्छा साफ सुथरी भाषा में, लेकिन रसवंत अनुवाद जिसे कहा जाए वो नागर जी का अब मधुकर उपाध्याय जी का आपने जिक्र किया तो मेरे मन में फिर एक और वो कीड़ा कुलबुला रहा है कि वो फैजाबाद अयोध्या के रहने वाले हैं और उनको भी उर्दू शायरी का बड़ा शौक है और वो बीबीसी में वाचक आदि भी रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनकी भी वो साझा विरासत उस पट्टी की है जो हिंदू मुसलमान ब्राह्मण गैर ब्राह्मण वाली है। बल्कि एक रोचक चीज़ आपको बताऊं कि एक सिपाही हुआ करते थे सीताराम, वो सूबेदार थे और लांस नायक बन के निवृत्त हुए। उन्होंने अपनी पूरी जीवनी लिखी। उनका बेटा गदर में बगावती बना, लेकिन वो अंग्रेज़ों के स्वामी भक्त बने रहे। उनके बेटे को फांसी दी गई, फिर उन्होंने अंग्रेज़ बहादुर से इतनी रियायत मांगी कि उनके बेटे का दाह संस्कार वो खुद कर सकें। और उनकी जो राम कहानी उन्होंने अवधी में लिखी थी, उनके एडजुटेंट ने अंग्रेज़ी में अनुवाद की। कालांतर में अवधी मूल तो गायब हो गया, अंग्रेज़ी अनुवाद बचा रहा, जो एक हैंडबुक की बतौर सारे भारत आने वाले अंग्रेज़ों को दिया जाता था कि नेटिव माइंड की इसमें अक्स ढूंढो। तो मधुकर उपाध्याय ने उसको पढ़ा और उसके बाद उनको लगा कि इसका हिंदी में अनुवाद करें, तो उन्होंने बहुत सरस हिंदी में अनुवाद किया। फिर उनको लगा कि नहीं, मूल अवधी में करना चाहिए, मैं तो अवध प्रदेश का हूँ। तो सुनते हैं कि उन्होंने अवधी में भी अब उसका अनुवाद किया है। तो ये बड़ा रोचक है कि मूल खो जाए और उसके बाद फिर आप खोज करके टटोल के ये भी हिंदी और बोलियों वाली बात अगर आप करें तो वो दुलारी का जिक्र करें, वृंदावन लाल वर्मा, वहाँ बुंदेलखंडी है, कहीं अवधी है, कहीं भोजपुरी और वो है, कहीं मंगल पांडे हैं, तो कहीं मंगल पांडे के अलावा कोई। बल्कि मैं ये मानती हूँ कि हिंदी का भी और उर्दू का भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 1947 के बाद दोनों भाषाएं राजनीति से प्रेरित मानी जाने लगी, जबकि ये थी नहीं। और इनको बोलियों से इन दोनों ने अपने को सायास दूर किया और उर्दू फारसी की ओर झुक गई और अरबी की ओर झुक गई और हिंदी जो थी वो संस्कृत तत्सम शब्दों की तरफ झुक गई, जबकि इनको अनुप्राणित करने वाली चीज़ें बोलियां थीं। जब बोलियों से दोनों में रसधार बह रही थी तो हिंदी और उर्दू में सिर्फ लिपि का अंतर था। आप नागरी में लिख दीजिए तो वो हिंदी की तरफ बतौर पढ़ा जाता था, आप उसको अरबी में या फ़ारसी में लिख दीजिए तो वो उर्दू बन जाता था। लेकिन उस वक्त सबसे सक्षम लेखन हुआ है। गालिब को जो हम आज याद करते हैं, उन्होंने फ़ारसी की बहुत कविताएं की, लेकिन जो कविताएं उनकी सबसे अधिक मर्मस्पर्शी हैं, या नज़ीर अकबराबादी को ले लीजिए, इन्होंने जो लिखा वो मिली जुली भाषा है जिसको कि लिप्यंतरण से बखूबी समझा जा। मिली जुली भाषा सिर्फ भाषा मिली जुली नहीं है, वो मिली जुली तहजीब है, वो मिली जुली जीवन यापन शैली है। तो इन किताबों का अनुवाद करते वक्त आपको ये एहसास तो निश्चित हुआ होगा कि 19वीं सदी भारतीय इतिहास में कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक बीचों बीच ये गदर की घटना लगभग आपको एक रोचक बात और बताऊं कि जब ये मैं माझा प्रवास अनुवाद कर रही थी तो मैंने अपने पूर्वजों की, हमारा जो परिवार है मूलतः कोंकण से आया था, ब्राह्मणों का परिवार, और वो एक ही भारद्वाज गोत्री और पाराशर गोत्री, हाँ, बस ये जीजा साला थे, वो उत्तर भारत में आए और यहीं कुछ उस ज़माने में इतना सब कुछ हो रहा था तो उनको कुछ गांव दे दिए गए और वो उत्तर में बस गए। तो बहुत सारी परंपराएं जो पुरानी चली आ रही हैं हम लोगों के परिवार में, और चूंकि पंत एक ही गोत्र के हैं इसलिए अमूमन पंतों की शादियां पंतों में नहीं होती हैं, पर वो अपने आप में एक विलक्षण किस्म का परिवार कुटुंब है, अब तो बहुत बड़ा हो गया है, जिसकी की मूल जड़ें कोंकण में हैं। जब इनके बारे में मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा मूल में भी खाप पंचायत कुछ नहीं कर पाती, एक पाराशर गोत्री था, एक भारद्वाज गोत्री था। जी। तो उसमें ये है कि ये जो इनकी जो गरीबी का विवरण है, जो इनकी पिपासा, जो पुस्तकों के प्रति, ज्ञान के प्रति जो पिपासा है, और जो कर्मकांड में अविचल आस्था और ज्योतिष में जो यकीन है, वो सारी चीज़ें मुझे कहीं अपने बुज़ुर्गों की ये याद दिलाती रही जिनको हमने बड़े होते हुए देखा था। तो मुझे लगा बहुत सारी नदियाँ भारत में अंदर ही अंदर सरस अंतर सलीला बहती रहती हैं और लोग उसकी कहाँ से कहाँ संस्कृति के बीज ले जाते हैं, कहाँ वो पल्लवित हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं। मैं एक बात और पूछना चाहता था कि फिर शायद समय का बंधन हो, बहुत समय बचे नहीं। मैं पूछना ये चाहता था कि 1857 का गदर 19वीं सदी के लगभग बीचों बीच है, मगर ये उथल पुथल का जो दौर था ये इसके पहले शुरू हो चुका था। आपने जिक्र किया नज़ीर अकबराबादी का, आपने जिक्र किया गालिब का, तो गालिब के भाग्य में बड़ा परिवर्तन गदर के कारण आ गया था। एक फारूकी साहब ने उपन्यास बड़ा रोचक हाल में लिखा, कई चांद थे सरे आसमां, वो इसके कुछ पहले का है, और कृष्णा सोबत जी का दिलो दानिश इसके कुछ बाद का 50 वर्ष का है, और मुशीरुल हसन ने कुछ किताबें लिखी है कि 19वीं सदी का क्या महत्व भारत के इतिहास में सांस्कृतिक है। तो ये पतनशील दौर था या राजनीतिक चेतना के प्रसार का दौर था?
उसको किस तरह से इस गदर ने किया, इन दो पुस्तकों से देखिए, क्या रोशनी इसमें ये पड़ती बहुत है? रोचक चीज है कि ये एक मिला जुला दौर था। इट वॉज एन एज विच वॉज ग्रेट एंड सिक एट द सेम टाइम। मैंने उसमें महानतम, मैंने आप देखिए कि कथक का जो विकास हुआ, ठुमरी गायन का, उपशास्त्रीय संगीत का, ख्याल गायकी का जो विकास हुआ इस काल में अभूतपूर्व है। लेकिन ये इसमें भी शक नहीं है कि वो पतनशील सामंती दौर था। तो कहीं ना कहीं पर ये एक मिला जुला दौर था। रोचक बात यह, जिन सबका आपने जिक्र किया, उन्होंने उसको लगभग मुस्लिम एलीट की नज़र से देखा है। तो उनका हर्ष भी और उनका अवसाद भी उस मुस्लिम एलीट का अवसाद है जिसके हाथ में कल तक सब कुछ था और आज रीत में गया तो है। कोई हिंदू देखने को नहीं ये मिलता। जो है, ये ऐसे लोगों का है जो हमेशा से ही बेचारे पेट में पट्टी बांध के जीवन यापन करते रहे हैं और हर चीज़ की, मतलब खरबूजा छुरी पर गिरे कि छुरी खरबूजे पर कटते, यही बेचारे खरबूजे हैं। तो इसलिए ये जो है, ये एक कॉमन आदमी का, मैं कहूँ अंग्रेजी में वर्म्स आई व्यू, ज़मीन में छिपे हुए केंचुआ ज़रा सा सिर उठा के देख रहा कि भैया कायनात कितनी बड़ी है, ये उस तरह मगर का उस केचुए के करवट बदलने से मिट्टी भुरभुरी होती है और खाद बनती है। बिल्कुल। मृणाल जी, बहुत मजा आया बातचीत करने में। मगर जैसा कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो गदर की भी स्थिति कुछ ऐसी कि एक बार बात शुरू हो तो ख़त्म हो नहीं सकती। अब मैं विदा लेने का वक्त है। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक दूसरे संस्करण में किताबनामा की।